तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म एंड असेसमेंट। यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लास्ट वीडियो तक मैंने सारी चीजें अच्छे से समझाई। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद हमारे देश में फिर करीब 10 या 20 यानी कि 2 डिकेड्स बाद क्या बदलाव देखने को मिले, हमारे देश में क्या चीजें हुई, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो वैसी की वैसी रही। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है किसी भी कंट्री में, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ नुकसान होगा और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका फायदा होगा। तो कुछ भी, कोई भी लॉ लाया जाता है, कोई भी पॉलिसी लाई जाती है, वो हमेशा सरकार के द्वारा इसलिए लाई जाती है कि मैक्सिमम लोगों के भले के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डीमेरिट भी देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ये चीज हमेशा पढ़ते हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि एक चीज को बेटर बनाने के लिए दूसरी चीज का हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है ना, ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक स्तर होता है, हम लोग जो समझते हैं। इकोनॉमिक्स में कभी ऐसा नहीं हो सकता हम हर चीज को परफेक्ट रख सकें। इसीलिए ये चीज जरूरी है कि इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग एक चीज के बेटरमेंट के लिए करेंगे तो दूसरी चीज में हम वर्ड्स ऑफ, यानी दूसरी चीज में फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वैसे कुछ कंडीशंस हमेशा देखनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल क्या कहेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो एक बेहतर और अच्छा साबित होता है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, चलो वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, बुक में वैसे तो टेबल दिया हुआ है अच्छे से, वो डिटेल अच्छे से, उसमें फैक्चुअल डिटेल है, एक एक मतलब कौन सा आंकड़ा है। मैं यहाँ पे बेसिक की बात कर देता हूँ। देखो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, 5.6% जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी हमारी 1980 से 1991 के अराउंड, वो जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी क्या होती है आप लोगों को कई बार मैंने वीडियोस में बताया कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश में एक साल के अंदर कितने भी एसेट्स बन के तैयार होते हैं, प्रोडक्ट्स बन के तैयार होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो जीडीपी ग्रोथ थी ना, रैपिड इंक्रीज होती है, वो पहुंच जाती है हमारी 8.2% 2007 से 2012 के अराउंड। ठीक है, ये होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे मतलब होता है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक चीज समझ लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजों से मतलब नहीं होता। बस ये होता है कि हम कितने पैसे वाले बन रहे हैं, हम अपने देश में कितना ज्यादा उत्पाद पैदा करके तैयार कर रहे हैं रिसोर्सेज का यूज करके, ताकि उतनी ज्यादा हमारे देश की फिर वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्टोरल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हम 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस हुई। पहला आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रोथ जो है डाउन देखने को मिलती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि हुआ क्या था कि भाई देखो, देश आजाद हुआ था, पहले क्या था, प्राइमरी हम सबके पास क्या था, खेती बाड़ी करने का ही एक ऑलमोस्ट काम हुआ करता था। अब क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो गया था। ठीक है ना, फैक्ट्रीज लग गई थी, तो लोगों को जब बेटर नौकरी मिलती है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, जब इंसान अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है और उसको एक अच्छा बेटर जॉब मिल जाए, तो लोग होते हैं अक्सर अपने काम को छोड़ देते हैं। ठीक है, नौकरी के चक्कर में अपने पर्सनल काम को। तो वही कुछ हुआ था, लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के फिर जो है नौकरियां पकड़नी शुरू कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हुआ था। ठीक है ना, ये एक मेजर कारण था। फिर उसके बाद क्या था कि अब ट्रेड बैरियर्स हट गए थे, तो इंडस्ट्रीज जो थी उसमें भी एक अच्छा बूम देखने को मिल रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो रहा था। तो जो था ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ लोग शिफ्ट होते हुए दिख रहे थे, इवन सर्विस सेक्टर की तरफ भी। ठीक है ना, और यही हुआ फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस अ बिट फ्लक्चुएशन, वहां पे भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन ओवरऑल फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलती है। जो मेन डिक्लाइन देखने को मिला वो हमारा एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। और तीसरा आता है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। इवन जीडीपी में एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना, आउटसोर्सिंग वाला पूरा प्रोसेस, वो पूरा सर्विस सेक्टर का पार्ट आता है। आईटी इंडस्ट्री सब लोग सर्विस सेक्टर का पार्ट आती है, तो इसीलिए सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा बूम करा है। और इवन आप लोग अगर 90s के बच्चे हों, जो भी इस वीडियो को अगर कोई देख रहा हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप लोगों को याद होगा कि 2000 के अराउंड किस तरीके से इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन का कैसे बूम आया था, किस तरीके से सर्विस इंडस्ट्री ने बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं बूम देखने को मिला था। ठीक है ना, तो ये तो था जो मैंने आप लोगों को बताया सेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में। उसके बाद बात करो अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यानी कि एफडीआई और एफएफआई, ये जो दो चीजें थी, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल, तो इसमें क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारा जो $100 मिलियन था एफडीआई जो इन्वेस्ट हो रहा था इंडिया में, वो पहुंच गया हमारा $30 बिलियन 2017 के अराउंड। ठीक है ना, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज, अब फॉरेन एक्सचेंज याद करो हम लोग कितना शॉर्टेज चल रहा था, और वो उसका कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ता है। $6 बिलियन से वो सीधा $413 बिलियन पे हम लोग बढ़ गए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक जो मेजर इंपैक्ट पड़ता है, जो मेजर जो बड़ी चीजें हैं जिस पे हम फोकस करें, तो वही यही चीजें होती है। यानी
यानी कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, हमारे पास पैसा आ गया, डॉलर हमारे पास इतना हो गया कि अब हम लोग पेट्रोल और जैसे पहली सारी समस्या थी वो सब सारी हमारी सॉर्टेड हो जाती है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये तो थे, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया कि हमारा क्या क्या इसमें बदलाव आए, क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिले। अब ये तो वो बात कर दी कि चलो ठीक है, फायदा हो गया हमारे देश की इकोनॉमी को क्या क्या रिफॉर्म्स की वजह से। अब हम बात करेंगे इसके कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में कि यानी क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में आज तक ना कभी सुधरा ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, डिजिटल इंडिया के बाद रोजगार बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा हमारे देश का मुद्दा है। और वही हुआ कि जीडीपी की ग्रोथ तो बढ़ी, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन थी, तो उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना मुश्किल था। और आज के जमाने में भी देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग के अगर आप लोग आंकड़े उठा के देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके अलावा बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो आप लोगों ने देख ही लिया था, सबसे ज्यादा जो मेजर इंपैक्ट पड़ा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। उसको अगर डिटेल में मैं बताऊं कि जैसे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना, जैसे कि इरिगेशन था, और बाकी जो सरकार की तरफ से जब स्टार्टिंग में देख रहे थे किस तरीके से एग्रीकल्चर में फोकस किया गया था, अब एग्रीकल्चर में वो फोकस नहीं रहा था। एमएसपी प्राइसेस गिरा दिए गए थे। फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन का जो था वो सब्सिडी वो खत्म कर दी गई थी, तो कॉस्ट बढ़ गई थी एग्रीकल्चर में, ठीक है, फार्मर को नुकसान हो रहा था। उसके अलावा इंपोर्ट इम्पैक्ट ऑन फूड ग्रेन्स। अब क्या हो रहा था कि भाई देखो, बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो ठीक है, तो इंपोर्ट पे कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी फिर से बढ़ती जा रही थी, फिर से वही वाली कंडीशन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिल रही थी, ठीक। और तीसरा आता है हमारा इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो इंडस्ट्री में भी मेजर इम्पैक्ट यही देखने को मिला कि हम लोग कहीं से फिर से प्रॉब्लम वही हो रही थी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, तो इंपोर्ट ज़्यादा होने से फिर वही प्रोडक्ट का जो है वही कंपैरिजन होना, और बाहर वाले प्रोडक्ट सस्ते थे। और उसका इम्पैक्ट ये है कि आज के ज़माने में हम देखें कि आज भी हम लोग ट्रेड डेफिसिट ही हैं। अगर 1991 के रिफॉर्म के बाद कंसिस्टेंटली भी हम लोग नोटिस करें तो हम लोग आज भी ट्रेड डेफिसिट है। आज भी हमारे देश का इंपोर्ट ज़्यादा हो रखा है, एक्सपोर्ट कम है। हम लोग बाहर की कंट्रीज पे आज फिर से वही चीज़ सिचुएशन अभी तक देखने को मिल रही है। तो ये हमारे कंट्री में एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी की, कि अभी तक हमारे देश में हम लोग ट्रेड सरप्लस में नहीं आए हैं। और ये प्रॉब्लम और यही क्रिटिसिज्म हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद भी कंसिस्टेंटली हम लोगों को देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करूं डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वही पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाना छोड़ दिया था, तो वो कहीं ना कहीं बूम नहीं कर रहे थे, सारा प्राइवेटाइजेशन होने लग रहा था। प्राइवेटाइजेशन में फिर क्या होता है, सारे बाहर के स्टेक्स खरीद लेते हैं बाहर के लोग आके, तो वो सारा एक तरह से देखा जाए तो बाहर का प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और लास्ट आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा थे उसकी इनकम से वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि टैक्स जो है याद करो कम कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये क्रिटिसिज्म था इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद का, और यहीं पे ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना, कि 1991 के बाद कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट हमारे देश को देखने को, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, जो देश जिस तरीके से कर्ज के आड़े दब गया था, कैसे हम लोगों ने अपने गोल्ड को गिरवी रख के लोन पे सारा पैसा उठाया था, तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म होना तो बहुत ही जरूरी था। अदरवाइज देश की जो हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी पॉलिसी साबित होती है। और उसके बाद कंसिस्टेंटली आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि चीजें वर्कआउट कर रही है इकोनॉमी में धीरे 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 धीरे, क्योंकि बाकी भी हमारे देश की और भी बहुत सारी समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं इसके आगे पीछे एक कहते हैं ना प्रॉब्लम, थोड़ा बैरियर्स लगा ही देती है, ठीक है। तो ये था टॉपिक, और यहीं पे टॉपिक होता है हमारा खत्म। हम अपनी अगली वीडियो से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई डाउट है, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक्स अवेलेबल है कुछ बुक्स का, आप लोग जाके चेकआउट करें और अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।